नमस्कार सभी को, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का रोशनी पब्लिकेशन के हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं? आशा करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। बिल्कुल अपने पढ़ाई को, अपने सिलेबस को बहुत प्यारे ढंग से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आइए आज के जो हमारा प्रश्नावली दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसको देखेंगे और उसको खत्म करेंगे, उसका परिचय देखेंगे। आपने इससे पहले हम इस चैनल पे अपने प्रश्नावली 1 और 2 का पूरा एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसको देखिए और बढ़िया से उसका नोट्स बनाए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। और हमारे चैनल पर अपना विश्वास और प्यार दिखाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए आज आपका जो प्रश्नावली 3 का जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है उसका हम लोग परिचय देखेंगे। परिचय में आप कुछ समझेंगे कि क्या है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, क्या होता है, उसको कैसे हल करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। तो हमारा जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है उसको देखेंगे। पहला हमारा जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग है उसका हमने पहले करेंगे निरूपण। निरूपण मतलब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए तो कहेगा कि जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 बराबर में 0। ये क्या है? ये आपका एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, निरूपण है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का निरूपण है। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, आपको अगर बोले एग्जाम्पल के रूप में कि 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर में 0। जब आपको हम बताएंगे कि 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, ये जो आप हमने समीकरण लिखा है यह a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में है। यही क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसको हम 2 चर बोल क्यों रहे? क्योंकि देखिए इसमें जो ये समीकरण लिखे हम 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, इसमें आपको 2 चर दिखने को मिल रहा है। पहला चर आप देख रहे हो कि x है, दूसरा चर है y। तो यही है हमारा क्या? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें 2 चर दिया हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? 2 चर वाला रैखिक। और एक और बात आपको याद रखना है कि वो समीकरण कैसा होना चाहिए? रैखिक समीकरण होना चाहिए। रैखिक मतलब कि जिसका घात क्या है? हमेशा 1 हो। उसको जब हमने आपको बहुपद में पढ़ाया था कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो इसमें जो रैखिक शब्द है, रैखिक का मतलब है कि जिसका घात क्या हो? 1 हो। ये जो अब आप समीकरण देख रहे हैं 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को, मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम घात आपको 1 देखने को मिल रहा है। यही आपका क्या है? रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, युग का मतलब जोड़ा। अब ये तो एक समीकरण और लिख दिया, अपने से हम अगर एक और समीकरण लिख दिए कि 3x प्लस में 5y प्लस में 7 बराबर 0, ये हो गया आपका समीकरण 1। ये हो गया आपका समीकरण 2। क्या हो गया? 2। और ये हो गया आपका समीकरण 1। तो देखिए यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया है, मतलब कि कितना इसका जोड़ा 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 आपका एक समीकरण मिला। फिर 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण मिला। तो जब भी आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में जो भी आपको समीकरण देखने को मिलेंगे वो हमेशा 2 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग। 2 चर देखिए मिला x और y, रैखिक होना चाहिए। तो रैखिक का मतलब जिसका मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम घात 1 हो। इस समीकरण को जब आप देखिएगा तो इसका मैक्सिमम घात कितना? 1 है। क्यों? क्योंकि x और y चर है और चर पे मैक्सिमम जितना घात होता है वही हमारा होता है कि रैखिक है, कि द्विघात है। अगर इस चर पे मैक्सिमम घात 2 होता है तो उसको द्विघात बोलते हैं, लेकिन इस चर पे मैक्सिमम घात 1 है इसीलिए इसको रैखिक बोल रहे हैं। और युग्म मतलब इसका जोड़ा रहेगा, इसके साथ और एक समीकरण रहेगा जिसको हमने दिखाया। यही इसका क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म पर निरूपण था, जो आप देख रहे होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। यही इसका क्या है? निरूपण है, जिसको हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया। अब इसमें हमेशा आपको एक बात याद रखना पड़ता है कि इसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 का वैल्यू क्या होता है, मान क्या होता है। देखिए जो भी x के साथ रहेगा, जो भी इस समीकरण में जो भी कोफिशिएंट या जो भी गुणांक
गुणांक ये अगर वो x के साथ रहेगा तो हमेशा a1 और a2 का मान होगा। जो भी y का गुणांक होगा वो हमेशा क्या रहेगा, b1 b2 का गुणांक। और जो भी कोफिशिएंट अचर पद जो आपका दिया रहेगा वो हमेशा c1 और c2 होगा। अगर आप पहला समीकरण देखते हैं 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर में 0, अगर इसमें आप x के साथ जो देख रहे हैं ना, हमने क्या बोला कि जो भी x के साथ गुणांक दिया रहेगा वो हमेशा a1 और a2 रहेगा। तो पहले समीकरण में x के साथ गुणांक क्या दिया, 2, तो ये हमारा a1 का वैल्यू कितना, a1 का मान कितना हो जाएगा, 2। दूसरे समीकरण में अगर आप x का गुणांक देख रहे हैं तो आपको कितना दिया है, 3x, तो 3x, x का गुणांक क्या है, 2, लेकिन x के साथ गुणांक में है तो ये हमारा a2 का मान हो जाएगा। तो a2 बराबर आपका कितना निकल गया, 3। तो x के साथ जो भी गुणांक दिया रहेगा वो हमारा a1 और a2 रहेगा। पहले समीकरण वाला a1, दूसरे समीकरण वाला a2। याद रखना है कि x का गुणांक कौन है, तो x का गुणांक पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है, इसीलिए हमको उसको a1 बराबर 2 माने। दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3, इसलिए इसको a2 बराबर 3 माने। और जो भी y का गुणांक रहेगा, y के साथ दोनों समीकरण में दिया रहेगा वो b1 और b2 का मान होगा। तो y, अगर हम b1 का बात करते हैं, b1, तो पहले समीकरण में y के साथ क्या गुणांक है, 4, तो उसको कहिएगा सर ये आपका क्या हो गया, b1 का मान हो गया 4। और दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है, तो आप कहिएगा सर 5 है, तो ये आपका b2 का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। और इसके बाद बचता है आपका C1 और C2। C1 जो हमेशा क्या होता है, आपका जो अचर पद होता है, जो 5 समीकरण 1 में अचर पद क्या दिया है, 5, और समीकरण 2 में क्या है, 7। ये जो अचर पद होता है वो क्या होता है, C1 और C2 का मान होता है। तो पहले समीकरण में जो अचर पद है वो C1 का मान, दूसरे समीकरण में जो C1 का मान, जो अचर पद है वो C2 का मान। तो ये हमेशा याद रखना है कि a1 और a2 का मान क्या होगा। आप देख रहे होंगे कि जो भी रैखिक समीकरण में x का गुणांक होगा वो हमेशा a1 और a2 का मान होगा। जो भी रैखिक समीकरण में y के साथ गुणांक होगा वो हमेशा क्या होगा, b1 b2 का मान होगा। और जो भी आपका कोफिशिएंट अचर पद होगा c1 और c2 का मान होगा। तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमको देखना है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसका अगर ये युग्म दे दिया है, आपका युग्म दे देगा, ये जैसे हमने दो चर वाले समीकरण का 2 को युग्म लिखा है, 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। अब इसका हम हल कैसे करेंगे, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब इसका हल करते हैं तो पहला आपका विधि होता है ग्राफीय विधि होता है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि होता है, तीसरा विलोपन विधि होता है। एक और विधि होता है जिसको हम ब्रज गुणन विधि बोलते हैं, उसको भी जब हम क्लास में चैप्टर को सॉल्व कराएंगे तो देखेंगे। लेकिन मुख्यतः हम 3 विधि को ही पढ़ते हैं, जो आपका क्या है, ग्राफीय विधि इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापन विधि इंपॉर्टेंट और विलोपन विधि इंपॉर्टेंट है। तो इस युग्म को हम कितने तरीके से हल करते हैं, 3 तरीके से। पहला आपका ग्राफीय विधि, दूसरा आपका प्रतिस्थापन विधि और तीसरा आपका विलोपन विधि। तो चलिए एक एक बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि ग्राफीय विधि में कैसा हल होगा, प्रतिस्थापन विधि में कैसा होगा, विलोपन विधि में कैसा हल होगा। और इसको एक एक एग्जांपल लेके सभी विधि से हम लोग समझेंगे, हल करेंगे, फिर अपने चैप्टर पर बढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला है उसको आप देख रहे होंगे ग्राफीय विधि। उसमें आपको 2 युग्म दिया होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2y बराबर 0। आपने पहले देखा होगा, इसमें हमने आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान बताया था। देखिए ग्राफीय निरूपण में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं a1 a2 को b1 b2 से, a1 a2 b1 b2 को c1 c2 से, ऐसे कर करके हम क्या करते हैं, चेक करते हैं एक दूसरे से, और उसका कुछ ये हल निकल के आता है। जैसे अगर आपको ग्राफीय विधि से हल करना है और यदि आपका जो युग्म दिया हो, युग्म कहने का मतलब कि जो 2 समीकरण दिया हो, मान लीजिए कि एक समीकरण आपको x प्लस 3y ऐसे बराबर 6 दिया हो। अगर एक समीकरण हम ले लेते हैं कि x प्लस 3y बराबर 6, ये आपका क्या होगा, समीकरण 1। दूसरा अगर समीकरण हम लेते हैं, दूसरा समीकरण लेते हैं कि 2x माइनस 3y बराबर आपका 12, समीकरण 2। अब इसको यदि हमको ग्राफीय विधि से हल करना है
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे, इसकी आपस में तुलना करेंगे, A1 A2 B1 B2 को आपस में तुलना करेंगे। और तुलना करने पर यदि ग्राफीय निरूपण में A1 A2 B1 B2 के डजंट इक्वल टू मतलब कि बराबर नहीं है, अगर A1 और A2 का जो भी A1 A2 क्या होता है, पहले मैंने बताया कि x का गुणांक A1 A2 होता है, y का गुणांक B1 B2 होता है। तो जो भी हमारा A1 और A2 है, अगर वो B1 B2 के बराबर नहीं हो रहा है, उसका हम तुलना करते हैं। अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं होता है, तो हमेशा अगर ग्राफ अगर उसका खींचिएगा, जब उसको हम ग्राफ पर हल करेंगे तो हमेशा प्रतिच्छेदित रेखा आएगा। प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं आपस में क्या कटेगा, काटेगा। वो जो दो समीकरण का अगर हम खींचेंगे ग्राफ, अगर उसमें A1 A2 B1 और B2 के बराबर नहीं है, तो उसमें हमेशा जो हमको रेखाएं प्राप्त होंगी उस ग्राफ पे, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी। उसी को हम कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। और अगर उसको हम बीजगणित पे हल करेंगे, देखिए ग्राफ पर जो खींच रहे हो ज्यामितीय हल होगा, और अगर हम बीजगणितीय हल करेंगे और उसमें अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है, डजंट इक्वल टू का मतलब होता है कि वो बराबर नहीं है आपस में, तो उसका हमेशा एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। ये बार बार हर साल आपके परीक्षा में 2 नंबर का इसी टेबल में से पूछता है, जो आपको याद करना पड़ेगा और इसको एकदम रट जाना पड़ेगा कि जब भी A1 और A2 B1 और B2 के बराबर नहीं है, तो यदि उसका हम उस समीकरण युग्म का ग्राफ खींचेंगे तो उसमें हमेशा प्रतिच्छेदित रेखाएं प्राप्त होंगी और उसका हमेशा एक हल होगा। कितना होगा, एक हल। A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, हमेशा ग्राफ पर कैसा रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, और उसका हमेशा एक हल होगा। अगला है, अगर आपसे कहा जाए कि B1 और A1 और A1 और A2 बराबर में B1 और B2 बराबर में C1 और C2, अगर A1 A2 बराबर B1 B2 और C1 C2 तीनों आपस में बराबर हो गया है, अगर इस समीकरण युग में A1 का मान A2 का मान B1 का मान B2 का मान C1 का मान C2 का मान तीनों आपस में बराबर हो गया, तो अगर इसका हम ग्राफ खींचने जाएंगे तो उसमें हमेशा समपाती रेखाएं मिलेंगी। कैसी मिलेगी, समपाती। समपाती रेखा का मतलब ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप का मतलब कि ऐसे दो रेखा खींचे हैं और इसी रेखा पर एक और रेखा हमको क्या हो गया, मिल गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समपाती रेखा बोलते हैं। मतलब कि वो जो दोनों रेखाएं होंगी वो अपने को एक दूसरे पर ही क्या होगा, मिल जाएगा, एक दूसरे पर ही काटेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं कहते हैं। कब, जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान तीनों आपस में क्या हो, पूरा बराबर हो जाता है, तो उसका हम ग्राफ जब खींचेंगे तो कैसा रेखा होगा, समपाती रेखा होगा। आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ही वो रहेंगे, उसी को हम कहते हैं समपाती रेखा है। और अगर उसका हम बीजगणितीय हल करते हैं, बीजगणितीय हल, तो उसमें कैसा हल मिलेगा आपको, अनेकों हल मिलेगा। कैसा मिलेगा, अनेक। पहले में प्रतिच्छेदी रेखा हो रहा था और उसमें एक हल मिल रहा था, दूसरा संपाती रेखा प्राप्त होगा और अनेक हल होगा। संपाती रेखा कब प्राप्त होगा, जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान आपस में क्या हो गया है, एकदम से बराबर हो जाए, तब आपको कैसा मिलता है, संपाती। तीसरा आपका है कि जब A1 और A2 बराबर B1 B2 और डजंट इक्वल टू C1 और C, देखिए डजंट इक्वल टू C1 C, देखिए A1 A2 और B1 B2 आपस में बराबर हो, लेकिन वह C1 और C2 से बराबर जब नहीं हुआ, A1 A2 बराबर B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 और C2, जब ऐसा आपको दिखने को मिलेगा समीकरण युग में, तो उसका जब हम ग्राफ खींचेंगे, उसका जब हम ग्राफ निरूपण करेंगे, तो उसमें जो रेखाएं प्राप्त होंगी, हमेशा आपको कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। कैसी प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, और उसका कोई हल नहीं होगा। अगर उसका हम बीजगणितीय रूप हल करेंगे तो उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कब समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं का मतलब कि वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगी, एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, आमने सामने हो जाएंगी। कब, जब A1 और A2 का मान
B1 और B2 के मान के बराबर हो, लेकिन वो दोनों C1 और C2 के मान के बराबर ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। सॉरी, उसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखाएं प्राप्त होगा। जब उन दोनों का हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों जो समीकरण का रेखाएं प्राप्त होंगे आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, और उनका कोई हल नहीं होगा। इसको आप लोगों को बढ़िया से नोट्स बनाना है, और नोट्स बना करके प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, याद कर लेना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आपके पेपर के लिए भी आई है ये, जो कि हर साल 2 या 3 नंबर का इसमें से आता ही है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये समीकरण हमने आपको एक लिया है कि x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12, इसका हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ही खींच लेते हैं, जिसमें आपको ग्राफीय निरूपण करके दिखा देते हैं कि इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे। देखिए, ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या करना रहता है कि 2 चीजें करना रहता है। अगर समीकरण 1 का ग्राफ खींच रहे हैं तो पहले उसके लिए एक हम मान सारणी बनाते हैं, और समीकरण 2 का जब ग्राफ खींचने जाएंगे तो उसके लिए हम एक अलग मान सारणी बनाएंगे। कैसे अलग मान सारणी बनाएंगे ये आपको हम बताते हैं थोड़ा देर के लिए। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और यहीं पे आपका हल कर लेते हैं। देखिए, आपका जो पहला समीकरण दिया है कि x प्लस 3y बराबर 6, जो समीकरण 1, और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण 2। अब जो आप मान सारणी बनाइएगा, मान सारणी आप जब बनाइएगा इसका किसके लिए, समीकरण 1 के लिए। समीकरण जो आपका 1 x प्लस 3y बराबर 6 जो आपका समीकरण, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले मान सारणी बनाएंगे। तो मान सारणी कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे एक हम मान सारणी बना लेते हैं अपने आप से। जिसमें ये x का मान रहता है, ये y का मान रहता है, ये x का मान रहता है, ये y का मान रहता है। अब हम क्या करेंगे, अपने से खुद से x का वैल्यू मानेंगे, x का कोई भी मान इसमें हम पुट करेंगे, रखेंगे समीकरण 1 में, और जैसे रखेंगे तो हमको y का मान निकल जाएगा। आप चाहे तो y का मान भी रखिए, तो उससे आपको क्या होगा, x का मान निकल जाएगा, और इसी मान सारणी में हम भरते जाएंगे। तो देखिए, अगर हम समीकरण 1 के लिए चलें, समीकरण 1 का ये मान सारणी है, किसका है, आप कहिएगा समीकरण 1 का मान सारणी से, मान सारणी है। तो समीकरण 1 का मान सारणी, आपका समीकरण 1 क्या दिया है, अगर हम इसको x प्लस में 3y बराबर में 6, x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर x का मान, आप कुछ भी मानिए अपने से, अगर आप कहेंगे सर x का मान अगर आपको 2 मानिए, अगर 0 मान लेते हैं, इसमें अगर हम x का मान क्या मान लेते हैं, 0, अगर यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, ये हो गया 0 प्लस 3y बराबर में 6, कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3y बराबर 6। अब 0 तक खत्म हो गया तो ये कितना बचेगा, 3y बराबर 6, y इधर हो गया, 3 को उधर भेजिएगा तो 6/3 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 2। तो देखिए, अगर हमने x का मान जब 0 रखा, इस समीकरण 1 में जब x का मान 0 रखा, तो आपका y का मान कितना निकल कर आया है, 2। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, बना दीजिएगा 2। तो आपका x का वैल्यू 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 2। इसी तरह कुछ और सोचिए, अगर हम y का वैल्यू, अगर y का मान 0 रख देते हैं, अगर आप कहिए सर y का मान 0 रखिए, तो x प्लस 3y बराबर 6 में y का मान अगर आप 0 रखिए तो ये x ऐसा ही रहेगा 3, और y के जगह पर 0 बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 6 बराबर में 6। जब इसको हल कीजिएगा तो x प्लस 3 में 0 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 बराबर में 6। तो x का मान कितना आ गया, 6। तो अगर हम y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ जा रहा है आपका, 6। यही है मान सारणी। इसी तरह आपको मान सारणी बनाना होगा कि जो भी समीकरण का मान सारणी निकाल रहे हैं उसमें पहले x का मान अपने से पुट करेंगे और रखेंगे, तो अगर x का मान रखते हैं तो y का मान निकल जाएगा, अगर y का मान रखते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो जैसे हमने समीकरण 1 में क्या कीजिए, x का मान 0 रखा, जैसे ही 0 रखा तो आप देखिए यहाँ पे y का मान आपका 2 निकल गया।
जैसे ही हमने समीकरण में y का मान 0 रखा तो आपको देखना होगा कि x का मान निकल कितना आ गया है 6। इसी तरह सेम इस मान सारणी बनाएंगे हम 2x माइनस 3y बराबर 12 जो हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो 2 के लिए अगर मान सारणी बनाएंगे तो इसके लिए अगले स्लाइड पे दूसरा समीकरण का क्या है 2x में माइनस 3y बराबर 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर आपका दिया है 12। अब इसका भी हम क्या करते हैं फिर मान सारणी बनाते हैं तो लिख दे समीकरण 2 के मान सारणी से समीकरण 2 का जब मान सारणी बनाइएगा तो इसमें भी क्या कीजिएगा पहले x और y का क्या कीजिए वैल्यू रखिए। x का मान रखिएगा तो y का मान निकल के आएगा और अगर y का मान रखते हैं तो x का मान निकल के आता है। तो यहां पे हम x मानते हैं, इस बॉक्स में पहले लिखते हैं x और दूसरे में लिखते हैं y। अब फिर आप क्या कीजिए x का मान रखिए या y का मान रखिए। अब इसमें देखिए 2x माइनस 3y बराबर जो 12 आपका दिया है, इसमें आप खुद से सोचिए अगर हम x का मान 0 रखते हैं, किसका मान x का मान 0, 2x माइनस 3y बराबर में 12। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो x का मान जब आप 0 रखते हैं तो x के ऊपर 0 तो ऐसे 3y बराबर में 12। जब 2 से 0 में गुणा करिएगा तो 0 माइनस 3y बराबर में 12 आ गया। 0 से माइनस 3y खत्म तो माइनस 3y बराबर आपका आ गया 12। y का जब आप मान निकाले तो 12 बट्टे में माइनस 3 कट के कितना हो गया माइनस 4। तो जब हम x का मान 0 रख रहे हैं समीकरण 2 में तो y का मान निकल कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पे आप x का मान 0 जब भरिए तो y का मान कितना आ रहा है 4। सेम दूसरा सोचिए अगर हम क्या रखते हैं y का वैल्यू 0 रखते हैं, y का मान अगर 0 रखते हैं तो y के मान जब 0 रखिएगा तो x माइनस 3y बराबर में आपका होता है 12। तो 2x माइनस 3 और y के जगह पर 0 बराबर में 12। तो 2x 3 में 0 गया तो 0 बराबर 12 आपका ये हो गया 2x बराबर 12। x का मान आ गया 12 बट्टे में 2 आपका हो गया 6। तो आप जब y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना निकल के आ गया है 6। बस आपका मान सारणी क्या होगा कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं मान सारणी के सारा से हम क्या करते हैं जो हमारा ग्राफ दिया रहेगा उस पे हम क्या करेंगे खींच देंगे, उस पे हम लाइन खींच देंगे, रेखाएं खींच देंगे। तो चलिए आपका जो दोनों मान सारणी मिला है, पहला मान सारणी आपको क्या मिला है समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए आपका मान सारणी 0 2 6 0 यानी कि x का मान 0 y का मान 2 x का मान 6 और y का मान 0 मिला था। उसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। आपका एक ग्राफ दिखेगा, ऐसे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ पर हम क्या करेंगे कि आपका जो दोनों मान सारणी है उस मान सारणी को समीकरण को क्या करते हैं खींचते हैं। ग्राफ दिख रहा होगा, ग्राफ में हम इसके लिए एक ले लेते हैं ब्लैक पेन। ब्लैक पेन। आपका जो पहले समीकरण के लिए मान सारणी क्या है x का मान 0 2 6 0। चलिए यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं एक मान सारणी ताकि यहाँ पे पता चलिए समीकरण 1 के लिए क्या था आपका मान सारणी था। समीकरण 1 के लिए आपका मान सारणी क्या था x y। जब x का मान आप 0 रखे थे तो क्या निकल गया था x का मान 0 रखे तो 2 और 6 0, ये 2 आया था और ये आया था 6 और 0। समीकरण 2 के लिए मान सारणी क्या निकल के आया था, समीकरण 2 के लिए मान सारणी आपका निकल के आया था x और y। समीकरण 2 के लिए मान सारणी आपका क्या निकल के आया था, समीकरण 2 के लिए निकल के आया 0 माइनस 4 6 0, 0 माइनस 4 6 और 0, 0 माइनस 4। अब इस मान सारणी के सारा से हम क्या करते हैं इस पे खींचते हैं। आपका जो ये जो खड़ा लाइन है उसको हम y अक्ष बोलते हैं। तो ये आपका हो गया y और यहाँ पे हो गया y1। जो आपका ये क्या है सोया हुआ है,
ये वाला लाइन, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, एक्स, और इसको बोल दिए x1, इसको बोलिए x1। बीच में आपका क्या होता है? माध्य में आपका जीरो, जीरो, y के लिए भी जीरो होता है और x के लिए भी जीरो होता है। अब इसको क्या करना है कि समीकरण 1 का जो भी हमने मान सारणी निकाला है और समीकरण 2 को इसी पे खींचना है। उसके पहले देखिए, हमेशा y जो आपका सोया हुआ लाइन है, हमेशा इसके ऊपर वाला जितना ही मान होता है ये प्लस में होता है। यानी कि जो ये सोया हुआ लाइन के ऊपर का जो y का वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। तो अगर इसको आप लिखिएगा तो प्लस में से 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 6। अब जब y के आप नीचे आइएगा तो हमेशा माइनस में होता है। ठीक उसी तरह जब ये x का जो लाइन हमने खींचा है, x के लाइन, ये आपका कौन सा लाइन होता है? ये आपका कौन सा, जो x के लाइन का ये आप देखिए, जैसे ये y, आप हाथ को देखिएगा, y के ऊपर वाला ऐसे, y के जो ऊपर वाला होता है वो सब का सब प्लस में होता है और y के नीचे वाला हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक उसी तरह x का जो ये बायां और दायां है, जो दायां भाग होता है हमेशा, वो हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। तो जब इसको हम इधर लिखिएगा, आपका x का दायां भाग कौन होगा? ये इधर इस साइड वाला, ये हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। तो इसको जब लिखिएगा तो ये होगा प्लस में 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, ये आपका क्या है? प्लस में, हमेशा होता है प्लस में। और एक्स जो लाइन खींचे हैं उसके हमेशा बायां वाला भाग क्या होता है? माइनस में होता है। तो इसको माइनस में इधर लिखिए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और y के हमेशा नीचे वाला क्या होता है? y के हमेशा नीचे वाला माइनस में होता है। तो इसको भी लिखिए -1 -2 -3 -4 और -5। इतना याद रखिएगा। जो y अक्ष का ऊपर वाला होता है वो हमेशा होता है प्लस, y अक्ष के नीचे वाला होता है माइनस। x अक्ष जो हमने खींचा है तो उसका हमेशा दायां वाला प्लस और बायां वाला होता है माइनस। अब जो हमने मान सारणी लिया था, ये जो मान सारणी आपको दिख रहा होगा, समीकरण 1 का जो x का मान 0 है और y का मान 2 है, उसको यहां पर हम खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? देखिए, x का मान 0, x का मान, ये जो 0 है ये x के लिए भी 0 है और y के लिए भी 0। हमेशा याद रखना, ये जो 0 दिया है ये आपका x के लिए भी 0 है और y के लिए भी 0 है। तो x का मान 0 है और y का मान 2 है। पहला में क्या है? x का मान 0, तो x का मान 0 यहाँ और y का मान 2। y का मान जो आपका प्लस में है तो प्लस में y के लिए कहा जाएंगे ऊपर। तो जब ऊपर जाएगा तो 1 और 2 यहाँ पे, ये वाला बिंदु पे आपका क्या होगा? ये खींच के आएगा। देखिए, आपका जो x का मान कितना होना चाहिए? x का मान 0, देखिए x का मान 0 ये होगा और y का मान 2, तो y का मान 2 प्लस में, तो प्लस के लिए ऊपर जाएंगे यहीं से 1 और 2। ये जो आपका दिखा ये बिंदु, ये क्या है? ये आपका जो हमने 0,2 लिया था उसका बिंदु हुआ। दूसरा हमारा बिंदु क्या दिया है? 6 और 0। x का मान 6 होना चाहिए और y का मान 0। x का मान 6 किसमें? प्लस में, तो x के मान 6 प्लस के लिए किधर जाना पड़ेगा? दायां ओर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ, और y का मान 0, तो x के लिए 6 तो ये मिल गया और y के लिए 0 भी यही होगा। ये 0, y के लिए 0 और x के लिए 0 सेम है और x का मान कितना है? 6 है। तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा? ये बिंदु हो जाएगा। तो ये आपका जो समीकरण खींच गया है, ये जो बिंदु आपको खींचे आपने किसका? 6 और 0। पहले लिखा रहता है x, दूसरा लिखा रहता है y। तो आपका x का मान कितना था? 6 था और y का मान कितना था? 0 था। तो आपका बिंदु हुआ, मिल गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। जैसे ही आप इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाइएगा तो कैसे मिलेगा? देखिए, आप अपने क्या कीजिएगा, जैसे खींचिएगा उसमें आप जैसे खींचिएगा, हाँ, आप अपने जो आप कॉपी पर खींचिएगा तो उसको क्या कीजिएगा? स्केल से खींचिएगा ताकि वो क्या हो? एकदम सीधा हो। और जब स्केल से खींचिएगा तो एकदम सीधा लाइन आएगा, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जब हम 0 इस और इस बिंदु को आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं।
ये दोनों बिंदु को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। देखिए मिल गया। ये जो दो 0,2 पर कटा था एक पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु हमने कहा कि 6,0 पे खींचा था, और ये किस समीकरण का था देखिए। और इसके पहले आपको क्या लेना आता है, तीर का निशान जरूर देना रहता है। तीर का निशान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेखा हो जाएगा, ऐसे तीर के निशान दे दीजिए। अब ये जो हमने लाइन खींचा है किस समीकरण के लिए खींचा है, तो आप जब इस लाइन का समीकरण लिखिएगा तो आपका जो पहला समीकरण क्या था, x + 3y = 6। ये जो लाइन खींचा हमने x + 3y = 6 के लिए खींचा है। तो जो पहले लाइन का समीकरण है आपका ग्राफ क्या हो गया, लाइन खींच दिया। दूसरा मान सारणी, दूसरे समीकरण के लिए मान सारणी हमने क्या माना था कि x का मान 0 है और y का मान -4। x का मान 0, तो x के मान के लिए 0 तो यही, और y का मान -4। -4 का मतलब नीचे आना पड़ेगा। देखिए -1 -2 -3 -4, यहां ये बिंदु आपका कौन सा है, 0, -4 वाला, 0, -4 वाले के लिए खींचा। दूसरा हमारा है x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 और y का मान 0, ये जो हमने पहले समीकरण में भी हमको मिला था 6,0, ये आपको कौन सा मिलेगा, x का मान 0 यही, और सॉरी x का मान 6 और y का मान 0, तो यही वाला लाइन 6,0 वाला। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को आपस में फिर क्या करते हैं, मिला देते हैं। जैसे आप इस दोनों को मिलाइएगा, देखिए हमने दोनों लाइन को क्या किया, दोनों लाइन ग्राफ पे खींच दिया। अब देखिए ये दोनों लाइन जो दोनों समीकरण के लिए लाइनें खींची हैं, रेखाएं खींची हैं, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को आपस में क्या कर रहा है, काट रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। जो दूसरा आपका समीकरण कितना था, उस दूसरे समीकरण को भी लिख देते हैं। ये जो लाइन खींचा है दूसरा समीकरण का कि 2x - 3y = 12, ये जो लाइन खींचा है किसके लिए खींचा है, 2x - 3y = 12 के लिए खींचा है, समीकरण 2 के लिए खींचा है। अब ये दोनों समीकरण ग्राफ पर क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। और हमने बताया था प्रतिच्छेदित कब करेगा, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों समीकरण है इसका a1 और a2, b1 और b2 आपस में बराबर नहीं है, डजंट इक्वल टू a1 और a2 डजंट इक्वल टू b1 और b2। तभी हमको कैसा मिला है, प्रतिच्छेदित रेखा आपस में प्राप्त हुआ। किस पे, ग्राफ पे। अगर इसको आप जांच करना चाहे तो देखिए आपका समीकरण x + 3y = कितना था, 6 था। दूसरा समीकरण आपका था 2x - 3y = था 12। अब इसमें हमको a1 और a2 को चेक कीजिए। a1 का मान कितना है, a1 का मान आप कहिएगा सर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है, y का कोफिशिएंट 3, सॉरी गुणांक, और b2 का मान कितना है, b2 का गुणांक। अब जो y का गुणांक देखिएगा b2 के मान के लिए b2 बराबर तो -3। अब क्या करिए, दोनों का तुलना कीजिए आपस में। तो जब a1 और a2 का तुलना कर रहे हैं तो आपका 1/2 बराबर 3/-3, ये देखिए 3 3 कट रहा है तो क्या बच रहा है, -1, यानी कि आपस में बराबर नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ पे हम आपस में बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब हमको पहले से क्या पता था कि इसके जब रेखा खींचेंगे तो कैसी रेखा होगा, प्रतिच्छेदित रेखा होगा। ठीक जैसे ही हमने इसका रेखा खींचा, आपको देखिए दोनों का ग्राफ खींचा, दोनों के लाइन खींचे ग्राफ पे, तो क्या हुआ, आपस में एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेदित किया, काटता हुआ गया। इसका मतलब यही है कि हमारा ग्राफ बिल्कुल क्या हो गया है, सही हो गया है। तुलना करने पर आपको पता चल जाएगा कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। जब हमने इसका ग्राफीय निरूपण किया तो उसमें हमको कैसा मिला, प्रतिच्छेदित रेखा प्राप्त हुआ। यही आपका क्या था, ग्राफीय निरूपण था। कोई भी समीकरण दिया हो उसका पहले हम मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी में अपना x का वैल्यू या y का वैल्यू अपने से मान के रखेंगे और फिर उसको हम बिंदु पर क्या करेंगे, रख देंगे। यही था आपका क्या था, ग्राफीय निरूपण। तो आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का पहला हल था ग्राफीय निरूपण, उसका हमने बता दिया। और हमारा जो दूसरा हल है प्रतिस्थापन विधि,
उससे भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। वो भी बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने में भी बहुत आसान है। क्या करना है इसमें कि आपको केवल एक समीकरण का, जैसे आपका ये समीकरण एक दिया है और सॉरी आपका समीकरण एक दिया है और आपको एक समीकरण दो दिया है। अब आप क्या कीजिएगा कि समीकरण एक में से x का मान या फिर y का मान निकाल दीजिएगा, प्रतिस्थापित कर दीजिएगा और उसको समीकरण दो में पुट कर दीजिएगा, या फिर जो आपका समीकरण निकल के आएगा x और y का मान उससे आप पुट कर दीजिएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में यही है कि आप जो भी किसी एक का मान, या तो x का मान नहीं तो y का मान आप रखिए या उसको हटाइए, वहां से प्रतिस्थापित कीजिए। प्रतिस्थापित का मतलब कि उसमें से हटाइए, या तो x का मान रखिए नहीं तो y का मान रखिए। देखिए कैसे, पहले हम लिखेंगे समीकरण एक से, जब इसका हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से तो लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से, समीकरण एक आपको कितना दिया है, x प्लस 3y बराबर में 6। अब इसमें से आप क्या कीजिए, या तो x का मान रखिए ना तो y का मान रखिए। हमको मन है कि हम x का मान रखें, तो x का मान रखे तो y को उधर भेजिए। जब x बराबर आपका 6 और ये प्लस में इधर गया तो -3y, तो x बराबर 6 माइनस 3y हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3, क्योंकि ये भी क्या बन गया समीकरण। अब इस मान को हम क्या करते हैं, x का जो मान निकला है इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 में। तो इसको लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2, जो आपका ये समीकरण 2 दिया है उसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब इसको आप x का मान जो समीकरण 2 में रखने आइएगा, समीकरण 2 आपका कितना है 2x माइनस 3y बराबर में 12। x का मान कितना निकला है 6 माइनस 3y, जो x है वहां पे हम क्या रखते हैं अब 6 माइनस 3y। तो दो क्या है यहाँ पर इंटू में, गुणा में है, और x के यहाँ पर 6 माइनस 3y, तो लिखते हैं 6 माइनस 3y माइनस 3y माइनस 3y बराबर 12। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा कीजिएगा तो ये होगा 6 दूना के 12 माइनस 3 दूने के आपका हो गया 6y माइनस 3y बराबर आपका हो गया 12। अब देखिए माइनस और माइनस आपस में मिलके प्लस, तो माइनस 6y और माइनस 3y को जब प्लस कीजिएगा तो कितना होगा माइनस 9y, तो 12 माइनस में 9y बराबर में आपका हो गया है 12। अब इस 12 को इधर भेजिए, जब इस 12 को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 9y बराबर 12, प्लस में बराबर को उधर गया तो माइनस में 12 हो गया, माइनस 9y बराबर 12 में से 12 गया तो 0, इसलिए y बराबर 0 बट्टा में माइनस 9। अब 0 में बट्टा माइनस 9 आया तो y का मान कितना निकल के आ गया है 0, y का मान निकल के आ गया है 0। अब जो आपका ये y का मान निकला है, ये जो हमने समीकरण 3 निकाला था, जो x बराबर 6 माइनस 3y निकाला था, इसमें हम रख देते हैं तो आपको x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल जाएगा। तो जैसे ही आप इसको रखिएगा क्या कि y का मान, और लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहां रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान कितना निकला है 0। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 6 माइनस 3y। अब इसमें क्या कीजिए, y का मान रखिए, जैसे ही x बराबर 6 माइनस y का मान कितना निकला है 0, यानी कि 3 गुणे आप लिखते हैं 0, तो x बराबर होगा 6 और 0 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 0, यानी x बराबर 6। तो कितना निकल के आया है, x का मान कितना निकल गया 6।
y का मान कितना निकल गया 0। यही आपका क्या है प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 में कोई भी मान आप रखना चाहे तो रखिए, या तो x का मान रखिए या फिर y का मान रखिए, उसका मान निकाल करके समीकरण 2 में रखिए, पुट कर दीजिए। समीकरण 2 में निकालने के बाद आपका y का मान निकल जाएगा या फिर x का मान निकल जाएगा, और उसको फिर समीकरण 3 में रख दीजिए। वही क्या होगा प्रतिस्थापन विधि होगा। तो प्रतिस्थापन विधि से भी हमने आपको हल करके दिखा दिया। अब तीसरा आखिरी आपका बचा है विलोपन विधि। विलोपन विधि आपका कौन सा है? विलोपन विधि को भी हम हल करके देख लेते हैं। जो आपका x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y जो बराबर 12 दिया उसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। इसको भी हम पहले मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। पहले लिखेंगे हल, प्यारा सा एक लिखेंगे हल। अब हल में हम क्या करेंगे कि देखिए विलोपन विधि में आप कोई भी एक मान या तो x के मान या फिर y के मान को बराबर कर लीजिए। समीकरण में दोनों समीकरण के जो युग्म देंगे, दो चर बार एक ही समीकरण युग्म देगा, उसमें या तो x के मान को बराबर कर लीजिए या फिर y को मान के बराबर कर लीजिए। यहाँ पे जब देख रहे हैं कि x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12, यहाँ पे y का मान क्या है बराबर है, यहाँ भी 3y है और नीचे भी 3y है। तो हमको बराबर करने की जरूरत नहीं, हम क्या करते हैं इसको ही डायरेक्ट हल करते हैं। यदि आप चाहे कि हम नहीं x का मान बराबर करेंगे तो नीचे वाला में 2x है तो आप ऊपर के समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो x का मान भी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा दोनों समीकरण है उसको हम क्या, इसमें 3y दिया है तो हम इसी से चलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1, जो आपका समीकरण 1 और समीकरण जो दिया है उसको लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 को आप चाहे तो घटा भी सकते हैं। घटाने पर क्या होगा कि साइन को बदलना पड़ेगा। जब आप किसी दो समीकरणों को जोड़ते हैं तो उसका जो वास्तविक चिन्ह होता है वो क्या होता है, साइन होता है, हट जाता है। लेकिन जब जोड़िएगा तो उसमें साइन चेंज नहीं होता है। तो इसको आप जब लिखते हैं कि x प्लस में 3y बराबर में 6, दूसरा है आपका 2x माइनस में 3y बराबर में 12, इन दोनों को क्या कर दे हम आपस में जोड़ दिए। जैसे जोड़िए देखिए 3y इधर प्लस में है और 3y नीचे माइनस में है, ये आपस में कट गया। जब कटा और x और 2x को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3x, और 6 में और 12 को जोड़िएगा तो कितना होगा 18। तो 3x बराबर निकल गया 18। इसलिए जब आप x का मान निकालिएगा तो होगा 18 बटा में 3, 3 से 18 गया तो 6 बचा। x का मान कितना निकला है 6। अब इस x का मान आप क्या कीजिए, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में भी रखिएगा y का मान निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, वह x का मान जो आपका 6 निकला है उसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो क्या लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का जो 6 मान निकल गया है, x बराबर 6, तो उसको हम किस समीकरण रखते हैं 1 में। तो आप चाहे तो 2 में भी रखिए, कोई टेंशन नहीं है, आप जिसमें भी रखिएगा उसमें y का मान सेम ही आएगा। तो जब x प्लस 3y बराबर में 6, x प्लस 3y बराबर 6 रखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं x का मान 6 निकल के रखते हैं, तो x की जगह 6 रखिएगा तो 6 प्लस 3y बराबर में आपका हो गया 6। अब 3y 6 को इधर भेजिएगा तो 3y बराबर 6 माइनस 6, 3y बराबर 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 बटा में 3, यानी कि y का मान आपका कितना निकल के आ गया है 0। y का मान निकल के आ गया 0, y बराबर आपका आ गया 0 बटा 3 करेंगे तो 0। तो x का मान निकल के आ गया 6, y का मान निकल के आ गया 0। यही आपका किसका कौन सा था, विलोपन विधि था। तो तीनों विधि से हमने आपको बता दिया, जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है
उसका हमने जो आपका तीनों विधि दिया था, पहला विधि ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से हमने बताया आपको ग्राफ खींचकर। दूसरा विधि आपका प्रतिस्थापन विधि था, उसमें हमने बताया कि प्रतिस्थापन विधि में कैसे आपको करना है। तीसरा आपका था विलोपन विधि। तीनों विधि से हमने हल किया, तीनों में आपका जो x और y का मान था बिल्कुल सेम आया था। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो हमने आपको प्रश्नावली 3 का दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है आपका परिचय बताया, उसमें आपको पसंद आया होगा। तो आप अब हमारे साथ बने हैं, तो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उसके साथ साथ आपको प्रॉपर नोट्स के रूप में आपके साथ पुस्तक भी हमारा पब्लिकेशन लाता है, जो रोशनी पब्लिकेशन का पुस्तक है। खास करके जो आपके क्लास 9th और 10th के बच्चे, उनके लिए काफी ज्यादा ये पब्लिकेशन काम करता है। क्लास 9th के लिए आप जो BTBC का बुक लेते हैं उसका सारा डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपका बुक निकाला है, हिंदी का जो आपका संस्कृत का बुक है। साथ में जो 10th में जो बच्चे चलेगा, आपको 10th का क्लास चल ही रहा है, सिलेबस करवाया जा रहा है, तो आपका जो इंग्लिश और हिंदी संस्कृत का जो भी है उसका भी हमारा कैप्टन गोधुली निकल के आया है, जिसमें आपके सभी प्रश्नों को एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करवाया गया है। बीच का भी जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको भी करवाया गया है। तो आप हमारे वीडियो लेक्चर के साथ साथ अपने साथ इस बुक को भी खरीदें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आप अपने परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाइएगा। दूसरा, हमारा जो बच्चे बड़े क्लास में चले गए हैं और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ साथ SST के भी जितने बुक हैं, सामाजिक विज्ञान के, उन सब का भी हमारा कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन निकालता है। जो आपका इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इस सब का भी कैप्टन पब्लिकेशन जो हमारा है वो आपका बुक निकालता है, जिसमें एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल और सभी ऑब्जेक्टिव के साथ बताया गया है। तो आप इसको लीजिए। दूसरा, आपका जो कैप्टन क्लास 10th के लिए जो आपको लेक्चर दे रहा है, साथ साथ क्वेश्चन बैंक जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। तो आप हमारे रोशनी कैप्टन पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक है उसको ले सकते हैं और लेकर के हमारे साथ जुड़ करके पढ़िए। दूसरा, आपका जो हमारा ऑब्जेक्टिव का बुक है वो भी आपको लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर और बड़े ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा मिल करके ऑब्जेक्टिव बुक तैयार किया गया है और बड़ा ही इसको पसंद भी किया जा रहा है। तो आप भी अपने साथ ये ऑब्जेक्टिव बुक जरूर लें। साथ में ये क्रैश कोर्स जो आपको दिया गया, क्रैश कोर्स में जो भी सभी विषयों के मुख्य चैप्टर के VVI क्वेश्चन को इसमें बताया गया है। तो आप इसको अपने साथ जरूर रखें, इसको अधिक से अधिक लाभ लें और साथ में हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो भी देखें। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए भी हमारा पब्लिकेशन हिंदी, इंग्लिश का बुक निकालता है। जो आपके भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, उनको आप ये बुक बता सकते हैं जो हमारा कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन निकालता है। इसके साथ साथ जो भी हमारे चैनल से नए हैं उसको आप क्या कर दिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद से जो भी कमेंट है, आपका जो भी क्वेरी आपको कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, ताकि हम और भी समझ सके कि नहीं आप हमको प्यार और दुलार दे रहे हैं और जो भी कमी हो उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने प्रश्नावली 3.1 के साथ और उसको बढ़िया से खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय, टेक केयर, जय हिंद।